जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम अपने लिए लेकर आए टॉप साइंस क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर साइंस पूछा जाता है, या सेट आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। यहां ऐसे प्रश्न आपको लेकर आए जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है किसी रासायनिक अपक्रिया में जब कोई पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। आपसे पूछा है किसी रासायनिक अपक्रिया में जब कोई पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर आप लोग मेरे साथ कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है और लास्ट में बताइए आपके 20 में से कितने क्वेश्चंस सही हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अपचयन। अपचयन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। तो इन दोनों पॉइंट को ध्यान रखना है। जिस अपक्रिया में ऑक्सीजन और उपचयन दोनों साथ साथ होते हैं उसे रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। अब एग्जाम में पूछ लेता है कि रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं। तो जिस अपक्रिया में ऑक्सीजन और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं उसे रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण का एक सामान्य उदाहरण है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है संतृप्त हाइड्रोकार्बन को सामान्यतः क्या कहा जाता है। आपसे पूछा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन को सामान्यतः क्या कहा जाता है। बता दीजिए। राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एल्केन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन के बीच एकल बंध होता है एल्केन कहलाते हैं। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो एल्केन का सामान्य सूत्र था CnH2n H2n+2 इसका सामान्य सूत्र होता है एल्केन का। मीथेन CH4 एल्केन श्रेणी का सबसे सरल सदस्य है। द्विबंध वालों को एक एल्कीन और त्रिबंध वालों को एल्काइन कहा जाता है। यह भी ध्यान रखना है। द्विबंध वालों को एल्कीन और त्रिबंध वालों को एल्काइन कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मानव के शुक्राणु में कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। आपसे पूछा कि मानव के शुक्राणु में कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन से, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 23 जोड़े या 46। शुक्राणु एक युग्मक है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है। जोड़ों में पूछने पर 23 जोड़े शरीर की सामान्यता कोशिकाओं में होते हैं। 23 जोड़े होते हैं। स्तनधारियों के अध्ययन को मैमोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्तनधारियों के अध्ययन को। तो स्तनधारियों को जो अध्ययन करते हैं वो मैमोलॉजी कहते हैं। मछलियों के अध्ययन को इथियोलॉजी कहा जाता है। पक्षियों का अध्ययन ऑर्थिनोलॉजी और सिरसर्पों का अध्ययन हाइप्टोलॉजी कहलाता है। यह भी ध्यान रखना एग्जाम में पूछा गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयलिंगी पुष्प का उदाहरण है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयलिंगी पुष्प का उदाहरण है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सरसों। सरसों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उभयलिंगी पुष्प वह होते हैं जिनमें नर और मादा दोनों जनन अंग एक ही फूल पर होते हैं। पपीता, तरबूजा और खीरा एक लिंगी पुष्प के उदाहरण है। पपीता, तरबूज और खीरा जो ऑप्शन में दिया है या जो है एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। गुड़हल भी एक उभयलिंगी पुष्प है। यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, परागकण इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। परागकण लैंगिक प्रजनन की एक प्रक्रिया है जिसमें बीजों का निर्माण होता है। हाइड्रा में प्रजनन मुकुलन द्वारा होता है। अमीबा में प्रजनन द्विविभाजन द्वारा होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम वसा को तोड़ने में मदद करता है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम वसा को तोड़ने में मदद करता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, लाइपेज इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लाइपेज एक ऐसा एंजाइम है जो वसा को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में तोड़ता है या मुख्यतः अग्नाशय द्वारा स्त्रावित होता है। तो लाइपेज जो है वसा का पाचन करता है।
एमाइलेज विकल्प में जो है एमाइलेज स्टार्च का पाचन करता है लार्वा अग्नाशय में। ट्रिप्सिन की बात करें, ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है, अग्नाशय से स्रावित होता है। और राइबोन्यूक्लियस जो दिया है ऑप्शन में, या आरएनए का अपघटन करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। आपसे पूछे कि हार्मोनों का अध्ययन को क्या कहा जाता है। आपसे पूछा कि स्टडी ऑफ हार्मोन्स को क्या कहा जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एंड्रोकाइनोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, एंड्रोकाइनोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हार्मोन शरीर में विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित रासायनिक संदेशवाहक पदार्थ है। इन ग्रंथियों और हार्मोनों के कार्य, प्रभाव और नियंत्रण का अध्ययन एंड्रोकाइनोलॉजी कहलाता है। जो वैज्ञानिक उनका अध्ययन करते हैं उसे एंड्रोकाइनोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है। तो रक्त का अध्ययन जो कहलाया जाता है वो हेमेटोलॉजी कहलाता है। हेमेटोलॉजी के अंतर्गत रक्त का अध्ययन करते हैं। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। कैंसर का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, तो कैंसर का अध्ययन जो करते हैं वो ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। प्रतिरक्षा तंत्र का अध्ययन जो करते हैं इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। रक्त का अध्ययन जो करते हैं हेमेटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। और तारों और ब्रह्मांड का अध्ययन एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत करते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। आपसे पूछा है कि नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मंदक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारी जल यानी कि D2O, जिसका रासायनिक सूत्र जो होता है D2O होता है। भारी जल का रासायनिक सूत्र जो होता है D2O नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका कार्य तेज न्यूट्रॉन को धीमा करना होता है ताकि वह नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में सहायक बन सके। मंदक न्यूट्रॉन की गति को कम करके अधिक प्रभावी विखंडन में सहायता करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से गलत युग्म को चिन्हित करें। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से गलत युग्म कौन सा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जेम्स वाट ने जेम्स स्टीम इंजन का पता लगाया, एकदम सही है। जेएल बेड ने टेलीविजन का खोज किया, जीएल बेड ने टेलीविजन की खोज की, अभी एकदम सही है। ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया, यह भी सही है। मैडम क्यूरी ने डायनामाइट का आविष्कार किया, यह गलत विकल्प है। तो इस प्रश्न में गलत विकल्प छाटना, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मैडम क्यूरी डायनामाइट जो दिया है गलत विकल्प है। मैडम क्यूरी ने रेडियम और पोलोनियम की खोज की थी और उन्हें रेडियोधर्मिता के क्षेत्र में कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला। डायनामाइट की बात करें तो डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, ना कि मैडम क्यूरी ने। बाकी जेम्स वाट ने स्टीम इंजन की सुधार किया, जेएल बेड यांत्रिक टेलीविजन के आविष्कार और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल टेलीफोन के आविष्कारक हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है विटामिन सी को किस नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा है कि विटामिन सी को किस नाम से जाना जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है। यह जल में घुलनशील विटामिन है। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करने और घाव भरने में मदद करता है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। यह अधिक मात्रा में नींबू, आंवला, संतरा, टमाटर, अमरूद आदि में पाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। पूछा है गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी हुई होती है कहलाता है। आपसे पूछा है कि गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी हुई होती है कहलाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तल दर्पण कहलाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उत्तल दर्पण वह होता है जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी हुई होती है या आने वाली प्रकाश किरणों को विक्षेपित करता है। इसमें बनने वाली प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधी और छोटी होती है। इसका प्रयोग वाहनों के पीछे देखने वाले शीशों में किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है। आपसे पूछा है कि मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, त्वचा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है या एक बाह्य अंग है और पूरे शरीर को ढकता है। औसत वयस्क में त्वचा का क्षेत्रफल लगभग 1.5 से 2 वर्ग मीटर और वजन लगभग 3 से 4 किलोग्राम होता है। त्वचा शरीर को संक्रमण, चोट, तापमान परिवर्तन से बचाती है और संवेदना अंग के रूप में भी कार्य करती है। बाकी विकल्पों की बात करें तो यकृत जो है या शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। फेफड़े की बात करें
तो यह सबसे बड़ा श्वसन अंग है, और मस्तिष्क यह सबसे बड़ा तंत्रिका अंग है, लेकिन त्वचा से छोटा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है सूर्य के प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक अपवर्तित होता है। आपसे पूछा है कि सूर्य के प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक अपवर्तित होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बैगनी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म या वायुमंडल में प्रवेश करता है तो विभिन्न रंगों में अपवर्तन होता है। अपवर्तन की मात्रा प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करती है। बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे छोटी होती है, कितना होता है इसको माइनस, इसका होता है 400 नैनोमीटर, इसलिए यह सबसे अधिक अपवर्तित होता है। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य जो है सबसे बड़ी 700 नैनोमीटर होती है, इसलिए सबसे कम अपवर्तित होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है। आपसे पूछा है कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर मेरे साथ आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बताइए क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन के इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन के रक्त का थक्का जमाने ब्लड क्लोटिंग में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, या प्रोथ्रोम्बिन जैसे थक्के बनाने वाले कारकों के निर्माण में सहायक है। इसकी कमी होने पर रक्त स्राव अधिक होने लगता है। विटामिन के हरे पत्तेदार सब्जियां, ब्रोकोली, फूल गोभी और दालों में पाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। आपसे पूछा है कि कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रायोमीटर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्रायोमीटर इसका उपयोग अत्यधिक कम तापमान जैसे बर्फ बिंदु से नीचे के तापमान को मापने के लिए किया जाता है, या प्रयोगशाला में वैज्ञानिक प्रयोगों में उपयोग किया जाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो हाइग्रोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए उपयोग होता है। पायरोमीटर या बहुत अधिक तापमान उच्च तापमान मापने के लिए प्रयुक्त होता है जैसे भट्टियों में। और टेकोमीटर की बात करें किसी वस्तु की गुणन गति मापने वाला यंत्र है। तो तापमान मापने का सामान्य यंत्र जो है वह थर्मामीटर, उस तापमान मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, और निम्न तापमान को मापने के लिए क्रायोमीटर का उपयोग करते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है जिस तापमान पर गैस का आयतन शून्य हो जाता है उसको क्या कहते हैं। आपसे पूछा कि जिस तापमान पर गैस का आयतन शून्य हो जाता है उसको क्या कहते हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परम शून्य तापमान कहते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बैल और चार्ल्स के नियम के अनुसार गैस का आयतन तापमान पर निर्भर करता है। जब किसी गैस को ठंडा किया जाता है उसका आयतन लगातार घटता है। गणना के अनुसार -273.15 डिग्री सेल्सियस पर गैस का आयतन शून्य हो जाएगा। इस तापमान को ही परम शून्य कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। आपसे पूछा है कि गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, द्रव्यमान और वेग इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा का सूत्र जो होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर जो होता है वो होता है हाफ mv²। क्या होता है, हाफ mv², उसका सूत्र होता है काइनेटिक एनर्जी का, जहां m बराबर वस्तु का द्रव्यमान, b बराबर वस्तु का वेग होता है। इसलिए गतिज ऊर्जा सीधे द्रव्यमान और वेग के वर्ग पर निर्भर करती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है एक हार्स पावर किसके बराबर होता है। आपसे पूछा है कि एक हार्स पावर किसके बराबर होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 746 वाट। 746 वाट इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एक हार्स पावर बराबर 746 वाट होता है, या शक्ति की एक इकाई है जिसे जेम्स वाट ने परिभाषित किया था। या इस विचार पर आधारित है कि एक घोड़ा एक सेकंड में लगभग 550 फुट पाउंड कार्य कर सकता है। तो एक हार्स पावर बराबर 746 वाट होता है। 1 किलो वाट बराबर कितना होता है, या भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन का स्थान है। आपसे पूछा है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन का स्थान है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छोटी आंत इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भोजन का आंशिक पाचन
मुंह और पेट में होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। यहाँ पर अग्नाशयी रस और आंतरस मिलकर सभी पोषक तत्वों का सरल रूप से तोड़ते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज को, प्रोटीन अमीनो अम्ल को, वसा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को, पचे हुए पोषक तत्वों का शोषण भी छोटी आंत में होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, या आज का आपका अंतिम प्रश्न है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। आपसे प्रश्न पूछा है, अम्ल और धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप मुख्य रूप से कौन सी गैस निकलती है। आपसे पूछा कि अम्ल और धातु कार्बोनेट मतलब कि मेटल कार्बोनेट की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप मुख्य रूप से कौन सी गैस निकलती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जब अम्ल किसी धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इस अभिक्रिया का सामान्य समीकरण जो होता है वो एसिड प्लस मेटल, एसिड प्लस मेटल, तो क्या बन जाएगा आपको, मेटल कार्बोनेट, तो क्या बन जाएगा आपको, तो आपका बन जाएगा वो बन जाएगा आपका साल्ट प्लस वाटर प्लस CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 गैस निकलने पर फ्रिज या बुलबुले बनते हैं, या पहचान का तरीका है। तो ये थे आपके टॉप साइंस क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वो चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल, होम गार्ड या किसी भी अन्य एग्जाम की तैयारी, जैसे SSC या रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रेलवे PYQ सीरीज ही है। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है, एक हार्स पावर किसके बराबर होता है। आपसे पूछा है कि एक हार्स पावर किसके बराबर होता है। इसका जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को। जय हिंद, वंदे भारत।